हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स से शुरुआत किया था, जिसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सीड सोइंग। ये दो पॉइंट्स हमने कवर किए थे उस पर्टिकुलर लेक्चर में। होपफुली आप सब लोगों ने नोट्स में से ये रीड भी किया होगा, क्योंकि आपके पास अब तो सफिशिएंट टाइम था। सो इन केस अगर आपने नोट्स में से रीड नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप पहले वो टॉपिक्स नोट्स में से अच्छे से रीड कर लेना और बाद में आगे के टॉपिक्स पे जाना। और हर बार ये आप एक हैबिट बना लेना कि जो जो टॉपिक्स हम रेगुलर रूटीन लेक्चर में यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप टॉपिक्स जो है नोट्स में से पैरेलली रीड करते जाना। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे तो मैं क्या करूँगा कि कीवर्ड्स प्रेजेंट करूँगा और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको नोट्स में से डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो कि आंसर्स लिखने में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप नोट करना और उस हिसाब से आप वर्कआउट करना। ठीक है, नोट्स में से हमेशा रीड करते जाना टॉपिक वाइज। और रीड करते टाइम पे अगर कोई भी स्टेटमेंट में आपको डाउट आता है, कोई भी वर्ड कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड वी विल सॉर्ट आउट योर मैटर। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द टॉपिक। सो हमने दो स्टेप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के देख लिए थे। फर्स्ट वाज, वी कैन से दैट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी, प्लोइंग एंड लेवलिंग। उनका इम्पॉर्टेंस हमने देखा कि जैसे कि प्लोइंग जो है वो खास करके सॉइल को प्रिपेयर करने में बहुत ही एसेंशियल स्टेप है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, लूज बनाता है, और सॉइल का टर्निंग करता है ताकि नीचे से न्यूट्रिशनस सॉइल जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये सारे हमने प्लोइंग के बेनिफिट्स देखे थे। फिर हमने देखा कि लेवलिंग, जो कि क्या काम करता है कि सॉइल के, ड्राई सॉइल के अंदर जो क्रम्स है उसको ब्रेक करता है। साथ में जो हमारा टॉप फर्टाइल सॉइल है उसको वो बचाता है। अगर हैवी विंड, तेज हवाएं यानी कि हैवी विंड चल रही है, ठीक है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि वाटर इरोजन, ये सब चीज़ों से क्या करता है, सॉइल को बचा के रखता है। ठीक है, तो ये हमने प्लोइंग और लेवलिंग इन दोनों के एडवांटेजेस ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, और देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है। एज सच सॉइल इज अ मीडियम फ्रॉम विच प्लांट्स आर gaining the nutrients. Okay, then after we have observed second topic, that or second step, that is the selection of seeds. तो सीड सिलेक्शन में क्या होगा, तो हमने देखा था कि एक तो खास करके ब्रीड पॉइंट ऑफ व्यू हम सीड सिलेक्शन करते हैं, और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सीड्स जो है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मतलब कि अगर खराब क्वालिटी के सीड्स है तो या तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन हुआ तो हो सकता है कि हमारा क्रॉप प्रोडक्ट जो है वो खराब क्वालिटी का हमें मिले, कि जिसका कोई यूज ना हो। तो ये दो चीजें हमने ऑब्जर्व की थी सिलेक्शन ऑफ सीड्स में। एंड देन आफ्टर वी हैव ऑब्जर्व सीड सोइंग, कि जिसमें हमने देखा था कि सीड्स जो है उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर इंटरवल्स पे इम्प्लांट करना चाहिए, और उनको प्रॉपर डेप्थ पे भी इम्प्लांट करना चाहिए। ठीक है, तो डेप्थ के लिए हमने रीजन देखा था कि अगर ज्यादा डेप्थ में हम सीड को प्लांट कर देंगे तो क्या होगा कि उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर हम ऊपर ऊपर ही सीड को रखेंगे तो बर्ड्स जो होंगे वो उनको कंज्यूम कर लेंगे। ये दो हमने डिसएडवांटेज इसके देखे थे। इसलिए हमें क्या करना पड़े, सीड को एक प्रॉपर डेप्थ में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने देखी थी कि सीड को प्रॉपर इंटरवल में क्या करना चाहिए, इम्प्लांट करना चाहिए, क्योंकि जब जर्मिनेशन होगा यानी कि पौधा आएगा, ठीक है, प्लांट ग्रो करेगा, तो उसको सफिशिएंट स्पेस चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि फिर वो कॉम्पीट करेगा वाटर, सनलाइट, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे या इंटरवल्स पे क्या करना चाहिए, सीड सोइंग करना चाहिए। ये चीज हमने देखा था। साथ में हमने ऑब्जर्व किया था कि सीड्स जो है उनको ड्राई सॉइल में हम सीड सोइंग नहीं कर सकते, यानी कि इम्प्लांट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या था कि ड्राई सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा नहीं, और जर्मिनेशन के लिए सीड्स को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। इसीलिए हम जब सीड सोइंग करते हैं तब थोड़े प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, पानी डालते हैं,
ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो भी हमने देखा था कि वेट सॉइल में भी हम सीड्स जो है उनको इम्प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने पे क्या होगा कि सीड्स में फंगस डेवलप होगा, जो कि क्या होगा उसके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वो पर्टिकुलर सीड सोइंग के टॉपिक में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब ये दो स्टेप सपोज मान लो कि हमारे अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सीड सोइंग, ये दोनों अच्छे से हमारे एग्जीक्यूट हो गए, तो क्या होगा कि सीड का जर्मिनेशन होगा, यानी कि उसमें से प्लांट बाहर आएगा। ठीक है, वो ग्रो करेगा। अब प्लांट को फर्दर ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रिशंस उनको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में से मिलते हैं। जैसे हम हमारा ह्यूमन बॉडी कंपेयर करें पहले, तो हमें डेली वर्कआउट करने के लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि भाई आप आपकी स्कूल के 5 राउंड लगा दो, ठीक है, और राउंड लगाने के बाद मैं आपको पूछूं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ डू यू फील नाउ, देन व्हाट यू विल रिप्लाई, सर वी आर एग्जॉस्टेड, ठीक है, और वी आर ड्रेन, और आप कहोगे कि सर हमारे में अब एनर्जी ही नहीं बचा। मतलब कि हमें डेली वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी हमें, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से मिलता है। ठीक है, हमें उसमें से अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं, उसमें से हमें अलग अलग जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हमें मिलती है। ठीक है, जिससे हमारा बॉडी ग्रो होता है, प्लस डेली वर्कआउट करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो सेम वे प्लांट को भी डेली वर्कआउट्स होते हैं, उसके भी कई रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेस प्लांट के होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में प्लांट को भी क्या करना है? ग्रो करना है। तो उसको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये न्यूट्रिशंस उनको कहाँ से मिलेंगे? तो सॉइल में से मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि सक्सेसिव क्रॉपिंग की वजह से, सक्सेसिव क्रॉपिंग इन द सेंस व्हाट, कि बार बार हम क्रॉपिंग करते हैं सेम लैंड एरिया के ऊपर, तो होता क्या है कि प्लांट न्यूट्रिशन कंज्यूम करता जाता है, और सॉइल में से न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो जाते हैं? डेप्लेट हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। तो अब उनको रिप्लेनिश करना, यानी कि न्यूट्रिशंस को वापस लाना भी क्या होता है? उतना ही जरूरी होता है। तो न्यूट्रिशंस को वापस लाने का हमारा जो है वो थर्ड स्टेप है, वी कैन रिप्लेनिश द न्यूट्रिशंस बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टेप रहता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर हम ऐड करेंगे, तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो हमारी सॉइल के इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम मैन्योर देखते हैं। हाँ, तो मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। मैन्योर जो है वो क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि किस में से बनाया जाता है? तो वी कैन से दैट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज। ठीक है, मैन्योर एक तरीके का नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि किस में से बनाया जाता है? एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में हम खास करके एनिमल का स्यूएज वेस्ट कंसीडर करेंगे। जैसे कि काउ हो तो काउ का काउडंग जो है वो हमारा एनिमल वेस्ट होगा, और जो कि मैन्योर बनाने के लिए यूजफुल होगा। तो फार्मर क्या करता है? हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर के साथ में रेयरिंग ऑफ एनिमल्स उनका चलता ही है साथ में पैरेलली। तो ये जो एनिमल्स का स्यूएज वेस्ट होता है वो फार्मर क्या करता जाएगा? फील्ड के एक कॉर्नर में कलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि काउडंग है, ठीक है, फिर एनिमल्स के डेड बॉडीज है, ये सारे वेस्ट जो है वो कलेक्ट करता जाएगा। साथ ही साथ में ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट इन द सेंस हमारा जो एक्सक्रेटा होता है, ठीक है, हमारा जो सूएज वेस्ट होता है वो भी मैन्योर बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो उसे भी फार्मर क्या करता जाएगा? फील्ड के एक कॉर्नर में या एक कोई उनके पास स्पेसिफिक उसके लिए प्लेस होता है, वहां पे वो क्या करता जाएगा? उसको कलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या होता है? प्लांट रेसिड्यूज। प्लांट रेसिड्यूज इन द सेंस क्या,
कि फॉर एग्जांपल हम वीट कंसीडर करें, तो जब वीट का क्रॉप प्रोडक्ट अच्छे से हम कह सकते हैं कि डिजाइन हो जाता है, तो हमें एज अ क्रॉप प्रोडक्ट किसकी जरूरत पड़ती है? वीट के सीड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सीड्स तो हमने कलेक्ट कर लिए। अब बाकी के जो प्लांट के घास फूस वगैरह जो भी बचा, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। तो इसको भी फार्मर क्या करता जाएगा? कलेक्ट करता जाएगा। अब ये सारी चीजें, ठीक है, काफी समय तक वहां पे जमा होती जाएगी, तो उनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन इन द सेंस वो सड़ने लगेंगे, और ये डिकम्पोजिशन जो होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? हमारे लिए मैन्योर बनाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है। अब मैन्योर के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स humus to the soil and makes soil porous, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिफाई करना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके नोट्स में यहाँ मे बी ह्यूमंस की जगह पे मिसप्रिंट हुआ है ह्यूमंस, ठीक है। तो वो आप एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आपकी नोट्स में, अगर कहीं पे हो ह्यूमंस की जगह पे ह्यूमंस, तो अब रीड करो उस वक्त देखना, ठीक है। अभी आपको कुछ टटोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस इन द सेंस कि वो सॉइल को क्या करेगा? मॉइस्चरस बनाएगा, उसको अच्छा सा टेक्सचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि सीड का जर्मिनेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है। तो हमने देखा था कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए हमेशा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से मिलता है? मैन्योर में से मिलता है। इसी वजह से कई फार्मर्स ऐसा करते हैं कि जब फ्लोइंग करते हैं ना, उसी वक्त उसके साथ में मैन्योर क्या कर देते हैं? वो स्प्रेड कर देते हैं अपने फील्ड के अंदर, ताकि जब फ्लोइंग होगा यानी कि टर्निंग होगा, तो टर्निंग के वक्त नीचे का सॉइल ऊपर, ऊपर का सॉइल नीचे, तो उसके साथ में ये मैन्योर जो है वो अच्छे से क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, ठीक है। तो कई फार्मर्स ये चीज फ्लोइंग से पहले ही कर देते हैं, ठीक है, मैन्योर ऐड कर देते हैं, ताकि अच्छे से सॉइल का ह्यूमस मिले यानी कि मॉइस्चरस मिले। देन इट मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस इन द सेंस कि वो सॉइल को सॉफ्ट बनाएगा, उसका एरेशन बढ़ाएगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो उससे क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ठीक है, ताकि सॉइल जो है, ठीक है, वो पोरस बनेगा, प्लांट जो है उसको एनवायरमेंट में से जो भी गैसेस चाहिए वो इजीली मिलेंगे, और वो अच्छे से क्या हो पाएगा? ग्रो हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि मैन्योर के हमारे मेन बेनिफिट्स है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इट इज नॉट हार्मफुल टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। वो कभी भी सॉइल को किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी भी सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं करेगा, उल्टा इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है, पोरस बना रहा है, साथ ही साथ में वो क्या करेगा? मैन्योर डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है, चीजें सड़ने की वजह से। चीजें सड़ेगी किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। तो ये क्या करेगा? मैन्योर इट विल इंक्रीजेस द माइक्रोब्स, इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ठीक है। वो माइक्रोब्स या यूजफुल माइक्रोब्स क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है, सॉइल के अंदर, ताकि हमारा सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो सके? इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैन्योर के बारे में थी, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम कहें कि वो चीप रहता है, ठीक है, मतलब सस्ता रहेगा, नेचुरल सब्सटेंस है, इन्हीं सब वेस्ट में से बनाया जाता है, तो वेस्ट में से बेस्ट जैसी चीज है तो वो चीप रहेगी, ठीक है, उतना उसके पीछे एक्सपेंस नहीं रहता है, ठीक है। फिर एक तरीके का ये डिकम्पोज्ड मटेरियल है, बल्की मटेरियल है, तो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है, उसको ले जाना, सॉइल में ऐड करना, हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल, सड़ा हुआ मटेरियल है काफी सारा, ठीक है। तो ये सारे थोड़े उसके क्या है? डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हमें इसका डिस्कस ही करना पड़े, वो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज नॉट वेरी रिच इन essential plant
न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्लांट के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें ज्यादा प्रोपोर्शन में होते नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि हमारा वीट है, तो वीट को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब मैन्योर के अंदर सभी चीजें जनरल अमाउंट में अवेलेबल होती है, स्पेसिफिकली उसके अंदर नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन ज्यादा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मैन्योर का डिसएडवांटेज है। इस वजह से क्या होगा कि हमारे प्लांट के अंदर जो बाउंटीफुल क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए या बाउंटीफुल क्रॉप हमें मिलना चाहिए या हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट ग्रोथ हमें देखने को मिलना चाहिए, वो मैन्योर की वजह से होगा नहीं। तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास है फर्टिलाइजर। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर जो है, ठीक है, इट इज अ कंप्लीटली केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर जो है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, वो नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। इट इज मेड और प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, ये हाँ फैक्ट्री में बनाया जाएगा। कभी भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल सब्सटेंस, इसके अंदर कोई भी नेचुरल कंटेंट इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री में बनाया जाता है। इट्स अ मैन मेड थिंग वी कैन से। ठीक है, तो इसका ये ही एडवांटेज है कि बैग में इजीली मिलता है, इजीली हम क्या कर सकते हैं? उसको ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी रिच इन essential plant nutrients। ठीक है, it is very rich in essential plant nutrients। उसमें उसके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो ज्यादा प्रोपोर्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, ये सारे न्यूट्रिशंस जो होंगे उनके अंदर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इनफैक्ट ये जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्लासिफाइड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपको कौन से क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर चाहिए उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि वीट है, तो वीट जो है उसको नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया है या फिर डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर के नाम है। ठीक है, या एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे क्या किया जाता है? ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉस्फोरस चाहिए तो उस हिसाब से फर्टिलाइजर लो, अगर आपको पोटेशियम चाहिए आपकी क्रॉप के लिए तो उस हिसाब से फर्टिलाइजर लो। ठीक है, ये फार्मर को पहले से मालूम होता है कि उनके कौन से क्रॉप के लिए कौन से तरीके का फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं? उस हिसाब से फर्टिलाइजर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजर जो है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, फर्टिलाइजर को हम क्या कर सकते हैं? पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि प्लांट्स जब वाटर कंज्यूम करेंगे तो उसके साथ साथ में फर्टिलाइजर के न्यूट्रिशंस भी क्या करते जाएंगे? वो कंज्यूम करते जाएंगे। ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से इलेबरेट करता हूं कि फार्मर्स हमेशा क्या करते हैं कि जो प्लांट के स्टेम्स होते हैं उन्हीं स्टेम्स में फर्टिलाइजर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। और वो डालने के बाद वो तुरंत ही क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन में वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वाटर अप्लाई करने से या ऐड करने से ये फर्टिलाइजर जो होगा वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। और पानी यानी कि ये वाटर जो है डिसॉल्व फर्टिलाइजर वाला वो क्या हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, जमीन के अंदर, और ये ड्रेन होने से रूट्स के पास जाएगा। अब रूट्स क्या करेंगे? वो वाटर कंज्यूम करेंगे, तो उसके साथ साथ में वो फर्टिलाइजर के न्यूट्रिशंस भी क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो कि दो अलग अलग आप क्या करो? पॉट्स लो, गमले लो। ठीक है, एक पॉट में आप क्या करो कि मैन्योर ऐड करो। ठीक है, दोनों में सेम काइंड ऑफ प्लांट रखना है।
एक में आप मैन्योर ऐड करो और एक में आप फर्टिलाइजर ऐड करो, ठीक है। तो आप आफ्टर अ वीक ऑब्जर्व करोगे कि फर्टिलाइजर वाला जो पॉट है उसका हम कह सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ एकदम रैपिडली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो चीज फील्ड में भी होती है कि फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद एक ही वीक में हमारे पास बाउंटीफुल क्रॉप होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ हमें फर्टिलाइजर ऐड करने की वजह से हमारे सॉइल में देखने को मिलता है, जो कि मैन्योर में पॉसिबल नहीं है, उसमें ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये मैन्योर का लॉस है या हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, और ये फर्टिलाइजर का क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। अब ये सारे हमने फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो फर्टिलाइजर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी मच हार्मफुल टू द सॉइल, इट पॉल्यूट्स द सॉइल एज वेल एज वाटर, ठीक है। मैन्योर इज नॉट हार्मफुल टू द सॉइल, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी मच हार्मफुल, इट क्रिएट्स द पॉल्यूशन इन वी कैन से दैट सॉइल एज वेल एज इन वाटर। कैसे, तो ये केमिकल सब्सटेंस है, सॉइल में जितना ऐड होता जाएगा उतना सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हुआ, और सॉइल जो होगा उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि बाय द टाइम सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और बाद में उसमें हो सकता है कि क्रॉपिंग लंबे समय बाद, ठीक है, उसमें क्रॉपिंग भी पॉसिबल ना हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फर्टिलाइजर की वजह से, ठीक है। वाटर को वो कैसे पॉल्यूट करता है, तो इसमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, अब हम वाटर अप्लाई करेंगे, उसके साथ ये डिसॉल्व होगा और ये वाटर ड्रेन होगा, तो कुछ प्रोपोर्शन प्लांट उसका कंज्यूम करेंगे और कुछ प्रोपोर्शन इतना ज्यादा ड्रेन हो जाएगा कि नीचे ग्राउंड वाटर के साथ वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, हमेशा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हमारे जो बोरवेल्स होते हैं वो अल्टीमेटली हमें क्या निकाल के देते हैं, ग्राउंड वाटर ही निकाल के देते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो है वो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी लोग अलग अलग तरीके से वेल के थ्रू, बोरवेल के थ्रू अलग अलग टेक्निक को यूज करके क्या करते हैं, डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो ये पॉल्यूटेड वाटर होगा तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल बॉडी के लिए क्या होगा, बहुत ही हार्मफुल होगा। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले एक रियलिटी शो आता था सत्यमेव जयते, होस्टेड बाय आमिर खान, ठीक है। तो उसमें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक एपिसोड था, अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल पे तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है कि ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, ये दोनों चीज़ें कितनी हार्मफुल हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में उन्होंने देखा, कुछ रीजन्स में ऐसा था कि भाई जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे तो उनके चाइल्ड जो है वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट के साथ या डिसेबिलिटीज के साथ में बॉर्न होते थे। तो रिसर्च करने पे पता चला कि वो जो ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं, वेल का वाटर या जो भी कंज्यूम करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन द सेंस क्या कि जो कीड़े वगैरह मारने के लिए केमिकल यूज होता है फील्ड में, उसे पेस्टिसाइड कहा जाता है। डिटेल में हम आगे के टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से वाटर, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, और ऐसा पॉल्यूटेड या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, जो चाइल्ड जो है वो इस तरीके के बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द सेंस कि इस तरीके के कोई भी केमिकल्स यूज किए बिना एग्जीक्यूट किया गया फार्मिंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि अभी मैंगोज का सीजन है तो आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक मैंगोज, ये डिस्कशन आपके घर में हो भी सकता है, ठीक है। तो इस ये ऑर्गेनिक मैंगोज क्या होते हैं कि कंप्लीटली नेचुरल तरीके से पकाए गए मैंगोज, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी चीज़ों का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, ये हमारे सीरियल्स है या ये फ्रूट्स वगैरह है, इन सभी का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है और लेबरस वर्क उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि उसके न्यूट्रिशनस वैल्यूज भी कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजर जो है वो खास करके हम कह सकते हैं कि सॉइल और वाटर दोनों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये बार बार मुझे ये रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ रहा है, दैट वाज एक्चुअली टेक्निकल इशू। हाँ, तो ये फर्टिलाइजर हमने देख लिया, ठीक है, और मैन्योर हमने देख लिया। मैन्योर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, फर्टिलाइजर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
अब अगर हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ऐड ना करने हो और हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज रिप्लेनिश करने हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। पहले ये मैन्योर और फर्टिलाइजर के ये की पॉइंट्स जो है अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैन्योर और फर्टिलाइजर का खास करके डिफरेंस जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो भी आप खास करके अच्छे से प्रिपेयर करना। नोट्स में मैंने दिया हुआ ही है पूरा मैन्योर और फर्टिलाइजर का कॉलम डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना और देख लेना, ठीक है। हाँ तो ये अगर आप लिखना चाहो तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लिख लो अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि और कौन से टेक्निक्स है कि जिससे ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो रिप्लेनिश हो सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक आपने इसमें से लिख लिया होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन है, तो वो आप खास नोट्स में से अच्छे से ये टॉपिक्स रीड करते जाना पैरेलल, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि डाउट्स वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब अगर आप लोग डिफरेंस और डिफरेंस के बाद एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के नीचे अगर आप देखो तो अदर सस्टेनेबल टेक्निक्स करके टॉपिक है, ठीक है। अदर सस्टेनेबल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी या सॉइल फर्टिलिटी वी कैन से। तो ये टेक्निक्स क्या क्या है, तो इसमें दो चीजें आती है। एक आता है आपका फील्ड फैलो, ठीक है। उसमें अगर फील्ड फॉलो लिखा हुआ है तो उसे आप करेक्ट करना, फील्ड फैलो इस तरीके से।
फील्ड फैलो, और दूसरा आएगा आपका क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, फील्ड फैलो एंड क्रॉप रोटेशन। अब ये दोनों चीजें क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फील्ड फैलो। तो फील्ड फैलो इन द सेंस क्या कि लीव द फील्ड विदाउट क्रॉपिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, और फॉर अ फ्यू ईयर्स वी कैन से, ठीक है, कुछ समय के लिए क्या किया जाए, फील्ड को एज इट इज छोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ भी उसके ऊपर क्रॉपिंग करना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से, माइक्रोब्स और इन सब चीजों की वजह से फील्ड के अंदर या सॉइल के अंदर अपने आप सारे न्यूट्रिशंस जो होंगे वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मैन्योर ना ही फर्टिलाइजर। दैट इज नोन एज फील्ड फैलो, ठीक है, उसके क्या कहा जाता है, फील्ड फैलो, यानी कि फील्ड को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है, कोई भी क्रॉपिंग करनी नहीं है। अब इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से करेंगे। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल रहता है कि जिन जिन फार्मर्स के पास लार्ज लैंड एरिया अवेलेबल है तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट एज अ फील्ड फैलो छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतने पार्ट में पहले अगर क्रॉपिंग किया, जैसे कि सपोज मान लो कि भाई इतना बड़ा लैंड एरिया है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि भाई ये एक पार्ट जो है उसे छोड़ दिया जाए और बाकी के 3 पार्ट में क्या किया जाए, क्रॉपिंग किया जाए, ठीक है। फिर चेंज कर दिया जाए कि भाई अब ये सेकेंड पार्ट को छोड़ दिया जाए और बाकी के 3 पार्ट में क्रॉपिंग किया जाए। तो क्या होगा कि उनका फील्ड फैलो से न्यूट्रिशन रिप्लेनिशमेंट भी होता रहेगा अलग अलग लैंड एरिया का, और बाकी के 3 लैंड एरिया को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक रिक्वायरमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो बाकी के लैंड एरिया को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, अपना अर्निंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक था हमारा फील्ड फैलो। अब दूसरा जो है दैट इज द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हालांकि ये हर एक क्रॉप्स के लिए हम कह सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए ये पॉसिबल है। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या टेक्निक है, तो रोटेटिंग मैनर में हम ऐसे ऐसे क्रॉप्स लगाते जाए कि जिनके न्यूट्रिशनस रिक्वायरमेंट जो हो ना वो अलग अलग हो। एक एग्जांपल लूं तो आपको अच्छे से पता चले, जैसे कि वीट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए हमें नाइट्रोजन, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब हमने एक बार मान लो कि फील्ड के ऊपर नाइट्रोजन, अरे वीट का क्रॉपिंग किया, ठीक है। अब वीट का क्रॉपिंग करेंगे तो वीट क्या करेगा, सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन जो होगा वो कंज्यूम कर लेगा एज अ न्यूट्रिएंट, तब जाके वो ग्रो होगा, ठीक है। तो अब दूसरी बार हम फार्मिंग जब करेंगे तब वीट की फार्मिंग नहीं करेंगे, हम लेग्यूमिनस प्लांट की फार्मिंग करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट इन द सेंस कि हमारे सारे लेग्यूम्स और पल्सेस आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, उनकी फार्मिंग हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में उसका फिगर दिया है मे बी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये इसके स्टेम और ये सपोज उसके रूट्स है, ठीक है। तो उनके रूट्स में क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर रिप्लेनिश करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट और उसके ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो होगा उसको रिप्लेनिश करेंगे। पहले हमने वीट ग्रो किया था जिसने नाइट्रोजन कंज्यूम कर लिया था, अब दूसरी बार में हमने लेग्यूम्स ग्रो किए हैं कि जिनके रूट्स जो है या रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करेंगे। तो अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, वापस से वीट का फार्मिंग कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अब उसमें रिप्लेनिश हो गया है। तो क्या हो सकता है कि वो वीट जो है वो अच्छे से ग्रो हो सकता है, उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है, कि वापस से नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ऐड करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। चौथी बार वापस से क्या किया जाएगा, लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो हुआ वो क्रॉप रोटेशन हुआ, वीट और लेग्यूमिनस प्लांट, वीट और लेग्यूमिनस प्लांट। इससे क्या होता जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी या इंप्रूव हो सकती है,
ठीक है, और हमें फील्ड फैलो भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कंटिन्यूअस क्रॉपिंग कर भी सकते हैं और हमें अर्निंग भी हमारा मेंटेन रहेगा या फार्मर का मेंटेन रहेगा, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनस वैल्यूज भी बने रहेंगे सॉइल के। तो दैट इज द क्रॉप रोटेशन। इस तरीके के अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप्स जो है या रिप्लेनिश कर सके वैसे क्रॉप्स जो है उनको रोटेटिंग मैनर में क्या किया जाए, ग्रो किया जाए। तो इससे क्या होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया काफी बार कि न्यूट्रिशनस वैल्यूज मेंटेन रहेंगे और कंटिन्यूअस क्रॉपिंग भी चलता रहेगा। तो ये जो है वो ऐसे सस्टेनेबल टेक्निक्स है कि जिसमें हमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द टुडेज टॉपिक, वी कैन से दैट manure, fertilizer and these different techniques by which we can replenish the nutrition of the soil, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट्स में से रीड कर लेना, ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना। बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि इरिगेशन है, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को और वी कैन से दैट वाटरिंग द प्लांट्स अदर देन रेन, ओके, ये इरिगेशन टॉपिक हम देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इरिगेशन के बारे में देखते हैं। तब तक टेक केयर।